सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदमों का किया ऐलान। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिए जाएंगे 70,000 करोड़ रुपए। ऑटो सेक्टर को राहत देने के लिए कई उपायों की घोषणा। होम लोन सस्ता करने के लिए भी उठाए कदम। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 30 दिन के अंदर होगा जीएसटी रिफंड का भुगतान। स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स खत्म। अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देने के लिए केंद्र के उपायों से निवेशकों से लेकर उद्योग जगत को राहत। एसोचैम, फिकी, सीआईआई समेत सभी कारोबारी संगठनों ने किया स्वागत। कहा, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के साथ कारोबार जगत और निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा। अमेरिकी उद्योग जगत ने भी की सराहना। कहा, वैश्विक निवेश के आकर्षक जगह के रूप में भारत की स्थिति होगी और मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से किए जाएंगे सम्मानित। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ होगी आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। रुपे कार्ड का शुभारंभ करने के अलावा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर डाक टिकट भी करेंगे जारी। यूएई के बाद बहरीन रवाना होंगे प्रधानमंत्री। छत्तीस साल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने बी साई प्रणीत। सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक किया पक्का। सेमीफाइनल में जगह बना पदक किया पक्का। प्रकाश पादुकोण ने 1983 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता था कांस्य पदक। पीवी सिंधु भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप में लगातार तीसरा और कुल 5वां मेडल किया पक्का। और देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में खास पूजा अर्चना करने उमड़ा भक्तों का सैलाब। मथुरा और वृंदावन में कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वैश्विक अर्थव्यवस्था और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ रेट में कमी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि अन्य देशों की तुलना में अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार के उठाए बड़े कदमों का भी जानकारी दी है। और उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही है सरकार। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अभी कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई और छोटे उद्योग को पर्याप्त कर्ज मुहैया कराने के लिए सरकार बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मदद करेगी। इससे आसानी से कर्ज मुहैया कराए जा सकेंगे। Measures that we are coming up with for the banks, for NBFCs and for MSMEs. Additional credit expansion through public sector banks. This is something which we did announce during the budget session. Upfront, we are releasing the 70,000 crores. Upfront, we are releasing the 70,000 crores. And additional lending and liquidity to the tune of 5 lakh crores can be made available by providing this upfront capital for the PSBs. कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि होम लोन, कार लोन और कॉर्पोरेट लोन को भी सीधे रेपो रेट से जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में रेपो रेट में होने वाली कमी का पूरा फायदा अंतिम ग्राहकों तक पहुंचेगा। एनएचबी से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 20,000 करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि लोन दिया जा सके। एनबीएफसी को जारी प्री पेमेंट के नोटिस को बैंक मॉनिटर करेंगे। होम लोन, एसएमई लोन की एप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। Banks have now decided to pass on any rate cut through the MCLR reduction to benefit all borrowers. It's a decision which the banks have made. I'm very grateful because during the consultation, we emphasized on the total, irrespective of the segments, people saying that the benefits of rate reduction don't reach them at all.
or if it reaches in trickles, or if it reaches, the trickles last over several months and years. So there was this across the board grievance that interest rates not being passed down to the customer is affecting, in spite of Reserve Bank having brought it down several times. So now we are very grateful all the banks have agreed and they said that they shall pass on the rate. एमएसएमई के सभी पेंडिंग जीएसटी रिफंड 1 महीने के भीतर सुलझा लिए जाएंगे। नए मामले में 60 दिन के भीतर जीएसटी का रिफंड कर दिया जाएगा। बैंक और एमएसएमई के लिए वन टाइम लोन सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री ने करदाताओं का उत्पीड़न समाप्त करने से जुड़े कर सुधारों के बारे में कहा कि अब सभी कर नोटिस केंद्रीकृत प्रणाली से जारी होंगे। दशहरे से आयकर मामलों की फेसलेस स्क्रूटनी होगी। सरकार ने विदेशी और घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज में बढ़ोतरी और कैपिटल गेन पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा। GST refunds for MSMEs. This was rampantly heard from a lot of MSMEs saying our refunds are stuck. We are not sure when we will get it. Will you give it? Now, I would want all of you all to please hear this out clearly. This is clearly time bound now. All pending GST refunds due to MSMEs, till now that is, shall be paid within 30 days. Everything that is pending since I don't know how many years, from the time of introduction, let us say, of the GST, from then till today, whoever has got a pending refund problem, it will be sorted out within 30 days from today. The government has worked very clearly to clear it all within 30 days. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर को राहत देने के लिए कई उपायों की घोषणा भी की। सरकारी विभागों द्वारा गाड़ियों की खरीद पर लगी रोक को हटा लिया गया है। साथ ही कल से लेकर मार्च 2020 तक खरीदी गई गाड़ियों पर 15% के अतिरिक्त डिप्रिसिएशन की अनुमति दी गई है। इससे ये 30% अब हो जाएगा। इसके अलावा मार्च 2020 तक खरीदी गई BS4 मानक वाली गाड़ियों का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि में किया जा सकेगा। BS4 vehicles which are purchased up to 2020 March will all remain operational for their entire period of registration. So it's not as if from 2020 BS4 vehicles are all off the road, not at all. As long as their registration is on, they will be allowed and they will be as good as any other vehicle. The next point, very important again, the revision of one-time registration fee. There was really a lot of heartburn, understandably, on the registration fee being asked up front and so on. We have deferred it till June 2020. There is no need on that to have any worry. The next is, importantly, because inventories are stocking up and piling up in car manufacturing companies. Today, you get a 15% depreciation on them. An additional 15% depreciation on all vehicles. Not only this, not only that, on all vehicles to increase it to 30% acquired during the period from now till March 2020. उद्योग जगत ने सरकार द्वारा शुक्रवार को अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के लिए किए गए उपायों की घोषणा का स्वागत किया है। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा FPI और घरेलू निवेशकों से आधे भार हटाया जाना है। किसी अन्य चीज की तुलना में इससे धारणा मजबूत होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि एक शानदार पैकेज से अर्थव्यवस्था लंबी छलांग के साथ अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष BK गोयनका ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। उद्योग इन सराहना वाले कदमों पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देगा। फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन उपायों के प्रभाव में आने के बाद हम आश्वस्त हैं कि कारोबार जगत और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। क्रेडाई के चेयरमैन जैक्सी शाह ने ट्वीट किया,
हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा पर उनका आभार जताते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग, औद्योगिक गतिविधियां और कुल वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं अमेरिका के कारोबारी जगत ने भी इन घोषणाओं की सराहना की है और कहा है कि इससे वैश्विक निवेश के आकर्षक जगह के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारत सरकार के प्रस्तावित सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय कंपनियां विदेशी संस्थाओं के दबाव का शिकार न हों। वित्त मंत्री ने ये बात कल दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 10 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 10 साल होने पर हुए कार्यक्रम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को दिल्ली में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियों के एकाधिकार से घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। Should look at what's developing globally and which already is having an impact on us. Physical borders no longer determine competition within a country. And in that way, I think we are dealing with not fair play as it is. You're dealing with an entity which is outside, probably legally complying with many of the requirements in those jurisdictions where they exist. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर रही है। ऐसे में भारतीय और बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट की ओर से नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। So every now and then we get these fantastic cases which have fantastic amounts and claims and which also have such dimension to competition law, which many countries which are the so-called free economies are struggling to understand and disaggregate so that they can handle each aspect for itself. वित्त मंत्री ने कहा कि नियामक के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास नई अर्थव्यवस्था को लेकर कई चुनौतियां हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे की। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी पहुंच गए हैं। आबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री आज आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ वार्ता को लेकर आशान्वित हूं और भारत और यूएई के बीच मित्रता के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना भी एजेंडे में होगा। संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राउन प्रिंस के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री विदेशों में कैशलेस लेन देन के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए औपचारिक रूप से रुपे कार्ड लॉन्च करेंगे। यूएई ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खलीज टाइम्स के लिए दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध मजबूत करना उनकी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बात करते हुए कहा कि नेताओं के बीच साझा तालमेल से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती को मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई को भारत का प्राकृतिक साझेदार बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध की कोई सीमा नहीं है और यूएई के बाद प्रधानमंत्री बहरीन का भी दौरा करेंगे। भारत और बहरीन के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में नया जोश देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहरीन यात्रा इसलिए भी अहम होगी क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा होगी।
द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई करार पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री बहरीन नेशनल स्टेडियम में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मनामा में एक विशेष समारोह में श्रीनाथ जी श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्निर्माण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। भारत बहरीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है और ये 2018-19 में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। बहरीन में करीब 3.5 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जो देश में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और वो बहरीन के विकास में योगदान दे रहे हैं। बहरीन से वापसी के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के बेरिट शहर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया है। G7 7 देशों की बैठक फ्रांसीसी लोकप्रिय समुद्री रिजॉर्ट बेरिट्स में आज से शुरू हो रही है और बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, लिंग समानता, पर्यावरण संतुलन और डिजिटल इकोनॉमी के अलावा दूसरे विषयों पर चर्चा होगी। G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित और औद्योगिक महाशक्तियों का संगठन है। इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान शामिल हैं। G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ भी प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई दूसरे विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता आज कश्मीर का दौरा करने की तैयारी में हैं और अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी जा रहे हैं। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, सीताराम येचुरी, त्रिची शिवा, शरद यादव, दिनेश त्रिवेदी, डी राजा, माजिद मेनन, मनोज झा और डी कुपेंद्र रेड्डी भी शामिल हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने बीती रात बयान जारी करके राजनेताओं से घाटी की यात्रा नहीं करने को कहा, क्योंकि इससे धीरे धीरे शांति और आम जनजीवन बहाल करने में बाधा पहुंचेगी। ये बयान कश्मीरी लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के सदस्यों की आज से प्रस्तावित यात्रा की पृष्ठभूमि में आया है। राजधानी दिल्ली में पानी के प्रबंधन को लेकर हालात कुछ खास नहीं है। ये बात सामने आई है नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में। गुजरात ने जल प्रबंधन के मामले में इस बार भी बाजी मारी है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के दूसरे संस्करण के मुताबिक 3 साल के दौरान कई राज्यों ने पिछली बार से इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। जल संरक्षण के कुशल प्रबंधन को लेकर नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें देश भर में पानी की स्थिति को लेकर आंकड़ों के जरिए जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ने वाटर बॉडीज को लेकर बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं ग्राउंड वाटर प्रबंधन के मामले में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई गई है। शहरी जनता को स्वच्छ पानी मुहैया कराने के मामले में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा और उत्तराखंड अव्वल रहे। वहीं बिहार और असम में स्थिति खराब है। गांव में पीने योग्य पानी पहुंचाने के मामले में हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पुदुचेरी ने अच्छा काम किया है, जबकि राजधानी दिल्ली की स्थिति इस मामले में सबसे खराब है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी वर्गों से जल संरक्षण पर जोर देने को कहा। जिस तरह से विभिन्न राज्यों का विभिन्न इंडिकेटर्स पर असेसमेंट करते हुए हमने प्रगति करने वाले, कम प्रगति करने वाले और पीछे रह गए राज्यों का तुलनात्मक विवरण इसके माध्यम से दिया है। न केवल ये ऐसे राज्यों जो पीछे रह गए हैं को प्रेरणा देने के लिए काफी उपयोगी होगा, अब जो राज्य कुछ पिछड़े हैं वो और तेजी से काम कर सकें, ऐसा विचार करने के लिए भी निश्चित रूप से उनको बाध्य करेगा। नीति आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर ने जल को लेकर अपनी स्थिति नीति आयोग से साफ नहीं की। The overall analysis shows that 80% of states have improved their index scores in the last 3 years. 80% of the states, that is 19 out of 24, have shown improvement in their water management score over the last 3 years, and this is very satisfying.
संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को आंका गया है, जिसके आधार पर सभी राज्य भविष्य में इसमें सुधार कर सकें। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2024 तक घर घर तक नल से पानी मुहैया कराने का है। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच 2+2 अंतर व्यावसायिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच 22 अगस्त को कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी में ये बैठक हुई। इस दौरान क्षेत्रीय विकास पर चर्चा करने के साथ ही एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र पर सहमति जताई गई। भारत और अमेरिका ने क्रॉस कटिंग, रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति और विकास की समीक्षा भी की। सितंबर 2018 की 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में आम हित पर आधारित इन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आईपीएस प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आयोजित दीक्षांत परेड में 92 आईपीएस अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 11 विदेशी अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें 6 रॉयल भूटान पुलिस और 5 नेपाल पुलिस के हैं। पासिंग आउट परेड अकादमी में हुए 42 हफ्तों के बुनियादी प्रशिक्षण का समापन होता है। यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से ही भविष्य के आईपीएस अफसर भी चुने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग हैदराबाद स्थित पुलिस अकादमी में होती है। और अब बात करेंगे जन्माष्टमी की। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी लोग कृष्ण भक्ति में डूबे हैं। मंदिरों में खास पूजा अर्चना की जा रही है। बाजारों में भी खास रौनक दिख रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों की, जहां पूरा वातावरण भक्तिमय है। श्री कृष्ण की भक्ति में लोग डूबे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। इस पावन मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का संदेश दिया है। मेरी कामना है कि ये त्योहार सबके जीवन में हर्षोल्लास और उमंग लाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा है कि सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली तीर्थ क्षेत्र ब्रज में इस साल 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जबकि कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश समेत कुछ प्रमुख मंदिरों में जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के दीपोत्सव, बरसाना के रंगोत्सव के बाद ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा में दिव्य और भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करने में जुटी है। देश के कोने कोने से लोगों का जमावड़ा ब्रज में लग गया है। ब्रज के अनेक तीर्थस्थलों पर मौजूद कई हजार मंदिरों में रात्रि के 12 बजते ही घंटे बज उठे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर समेत कई मंदिरों में जन्माष्टमी पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाई जा रही है। कृष्णों के मंदिर तो और भी हैं, राधा दामोदर में और जो मंदिर हैं, लेकिन बांके बिहारी होंगे उनकी क्रीड़ा स्थली और जन्माष्टमी यही है। ये मूर्ति प्रकट हुई है, इसलिए इसकी महत्वता ज्यादा है। इस मौके पर श्रद्धालुओं का दूर दूर से वृंदावन पहुंचने का सिलसिला जारी है। भगवान ने बुलाया, चले आए। एक अच्छे जन्म शुभ अवसर पे हम आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने। भगवान की जन्मभूमि अलग ही लगता है, मतलब उत्सव जैसा लगता है। हर बार जैसा लगता है, हर बार आओ अलग लगता है। भगवान के प्रति मतलब आस्था एक जागृत होती है, तो राधा कृष्ण के रूप में एक अच्छे तरीके से जागृत होती है और लोगों को मतलब जोड़ना चाहिए। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सुबह से ही संस्थान के लीला मंच पर जन्माष्टमी संबंधी आयोजन किया जा रहा है। सूप का अर्थ क्या है? सार सार को गही रहे, थोता देही उड़ाए। एक बहुत बड़ा संदेश है वैष्णवों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए, संसार के लिए,
कि जीवन का सार श्री कृष्ण है। जन्माष्टमी के कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए पूरे मथुरा को सजाया गया है। साथ ही 25 अगस्त को भव्य मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से कलाकार आ रहे हैं। मथुरा से नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस समय हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह सीधा मथुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवविक्रम, हम समझ सकते हैं कि मथुरा में किस तरह से इस समय माहौल होगा, कितना दिव्य, कितना भव्य, थोड़ा हमें बताइए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर क्या क्या देख पा रहे हैं आप? प्रीति, अगर मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि एक पूरे हफ्ते से ज़्यादा वक्त तक मनाया जाता है। कल वृंदावन में, यानी आज रात को जो वृंदावन में जन्माष्टमी मनाई गई थी, ज़्यादातर मंदिरों में, जैसे बांके बिहारी का मंदिर है, वहाँ पर मंगला आरती की गई रात के वक्त, जो सिर्फ साल में एक बार होती है। तो कुल मिलाकर जो सरकार ने तैयारियां भी की हैं, उसके चलते यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं अपने कान्हा की झलक लेने, साथ ही आस्था के सागर में गोता लगाने। आज जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मानी जाती है, वहां पर जन्माष्टमी का आयोजन किया गया है। वहां पर खास तौर पर लीला मंच बनाया गया है, जहां पर कलाकार अपनी जो कृष्ण भक्ति है, जो उनकी बाल लीलाएं हैं, उनका प्रदर्शन करेंगे। और रात को एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जी प्रीति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आगे भी आपके पास आते रहेंगे। और जो मथुरा की इस समय अलग रंगत दिखाई दे रही है, कृष्ण भक्ति में सराबोर, उसके बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवविक्रम। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी की खास मौके पर पूरे देश भर में उत्साह है। दिल्ली में भी जगह जगह श्री कृष्ण के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए नाट्य रूपांतरण हो रहे हैं। भारतीय कला केंद्र कमानी ऑडिटोरियम में डांस बैले कृष्ण का आयोजन किया जा रहा है और भारतीय कला केंद्र का 43वां एडिशन क्लासिकल डांस और फोक डांस से सजा एक खास शो है। जन्माष्टमी के दौरान दिल्ली का ये मशहूर शो हर साल अलग कोरियोग्राफी और अलग रूप के साथ स्टेज पर उतरता है। श्री राम भारती कला केंद्र की निदेशक पद्मश्री शोभा दीपक सिंह का कहना है कि ये शो अपने आप में एक खास शो है और इसमें हर साल कुछ न कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। कोई ना कोई बदलाव हम हर साल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑडियंस जो है उससे बोर नहीं हो, वो सोचे, उनको भी मालूम है कि कुछ ना कुछ नया होगा हर साल, तो उस उम्मीद से आते हैं और उनकी उम्मीद हम पूरा करते हैं। इंटरवल के पहले श्री कृष्ण से जुड़े किस्से, कहानियां और गोपी लीला, माखन चोरी भक्ति काल से लिए गए हैं। जबकि इंटरवल के बाद महाभारत युद्ध और उससे जुड़ी कृष्ण की कहानी दर्शाई गई है, जो गीता को फोकस करती है। इस सब के बीच श्री कृष्ण के जीवन के कई दिलचस्प पहलू भी हैं, जो दर्शकों को खूब लुभा रहे हैं। धार्मिक भावनाएं, हम जैसे हिंदू वगैरह हैं, हमारी जो पौराणिक कथाएं, उसकी हमें याद दिलाता है। ये हमें पुरानी संस्कृति की, पुराने विचारों की, उनको एक तरह से जीवित करता है। ये जो इसमें महाभारत का सीन दिखाया गया, उसमें जो लास्ट सीन दिखाते हैं, दैट द सीन वेयर गंधारी इज़ गिविंग कर्स टू कृष्णा, वो नहीं पता था, वो यहाँ आकर पता लगा। वो सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ें हमें नहीं पता, वो यहाँ आकर हम लोग बच्चों को भी लाते हैं, ताकि बच्चे भी जान पाएँ। भारतीय कला केंद्र का ये 33वां एडिशन 19 अगस्त से शुरू हुआ था और आज इसका समापन होगा। कृष्ण की शख्सियत ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोगों को खींचा है। खूबसूरत छवि, संगीत में डूबा कलाकार और शैतान कृष्ण से लेकर दुनिया को पूछता शांत गाना, ऐसे कई रूपों में उनके प्रेमी उनकी भक्ति में लीन हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
और राज्यसभा टीवी की तरफ से भी आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।